नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब का अध्याय 10, भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। ये इस किताब का आखिरी अध्याय है। फिर इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे सांख्यिकी की किताब पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एक अध्याय पढ़ चुके हैं और आगे के अध्यायों की चर्चा अब करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, कक्षा 11 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और आज इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर 2। चलिए आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे चीन की और पाकिस्तान की। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परिचय पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था और हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा था कि जो भारत और भारत के जो दो बड़े पड़ोसी देश हैं, चीन और पाकिस्तान, इन तीनों ने लगभग अपने विकास का जो पथ है, विकास की जो शुरुआत है, तीनों ने लगभग एक साथ ही करी है। जैसे भारत पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होते हैं, चीन गणराज्य की 1949 में स्थापना होती है। तो तीनों ने कहीं ना कहीं एक ही टाइम पीरियड पर, एक ही समय पर विकास का जो पथ है उसको अपनाया है, विकास के रास्ते पर चलना शुरू करा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि तीनों ने लगभग शुरुआती दौर में जो पॉलिसियां अपनाई हैं, जो नीतियां अपनाई हैं, वो एक जैसी नीतियां अपनाई है। जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाना, समाजवादी मॉडल को अपनाना। हाँ, पाकिस्तान सीटों सेंटों में जरूर जुड़ता है, ठीक है, अमेरिका वाले जो गठबंधन है एशिया में उनमें जरूर जुड़ता है, परंतु फिर भी जो झुकाव है वो समाजवाद वाला सा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, पंचवर्षीय योजनाओं का अपनाना। और चाइना तो शुरुआत में ओपनली 1970-72 तक पूर्ण रूप से ही जो रहता है समाजवादी रहता है, रशिया का काफ़ी अच्छा मित्र के रूप में माना जाता है। पर 70-72 के बाद धीरे धीरे अमेरिका के साथ उसके अच्छे संबंध होते हैं और 78 से वो पूंजीवादी बनना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चीन, पाकिस्तान और भारत ने एक ही समय पर एक ही प्रकार की नीतियों से अपना विकास करना शुरू करा है, अपने विकास की जो पथ है उस विकास के रास्ते पर चलना शुरू करा है। तो हम लोगों ने ये जो बेसिक बात थी वो पढ़ ली थी। अब हम आज जो बात करेंगे वो चीन की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे। अब देखिए इन तीनों के जो विकास की जो कहानी है वो हम लोगों को पढ़नी है कि भारत की, चीन की और पाकिस्तान की। भारत के जो विकास की कहानी है वो अभी तक आप इस पूरी किताब में पढ़ करके आ ही चुके हैं कि भैया भारत जब आज़ाद हुआ तब भारत की क्या स्थितियां थी, उसके बाद 1947 से लेकर कर 91 तक हम लोगों ने क्या प्लानिंग अपनाई, कौन सी योजनाएं अपनाई, उन योजनाओं का कितना लाभ मिला, उन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य हम लोगों ने क्या रखे, किन किन समस्याओं का सरकार ने सामना करा, किन किन समस्याओं को सरकार ने किस प्रकार से दूर करा। उसके बाद 1991 में जो भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार करा, एलपीजी सरकार लेकर करके आई, वो हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा। उसके बाद ग्रामीण विकास, शहरी विकास, रोजगार, हर बड़े बड़े जो मुद्दे हैं भारत के, उन सभी मुद्दों पर हमने बड़े विस्तार से और विस्तृत तरीके से इस किताब में चर्चा करी है। तो इसलिए अब हमें भारत के बारे में तो यहाँ पे जो विकास का, डेवलपमेंट का जो वे है उसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूरी किताब हमने भारत के बारे में पढ़ी है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो चीन और पाकिस्तान की बात करेंगे। भारत का आपने पूरा पढ़ लिया है और अब समय समय पे देखते चलेंगे कि भारत के साथ तुलना करते हुए चलेंगे। जैसे चैप्टर का नाम है भारत और इसके पड़ोसी देश, ठीक है। भारत और इसके पड़ोसी देश कौन, चीन और पाकिस्तान। इनके बीच में तुलनात्मक है, तुलना करी जा रही है, कंपैरिजन करा जा रहा है, विकास के अनुभवों के डेवलपमेंट जो हुआ है उसके एक्सपीरियंसेस को तुलना करी जा रही है। एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन गणराज्य की स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, उद्यमों तथा भूमि जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, को सरकारी नियंत्रण में लाया गया। देखिए अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दलीय शासन है। एक दलीय शासन का मतलब क्या होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक दल, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का शासन होगा, बाकी कोई व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता, बाकी कोई व्यक्ति वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकता, बाकी कोई व्यक्ति अपने दल बना करके सरकार बनाने का प्रयास नहीं कर सकता है, ठीक है। एक दलीय शासन। और ये एक जो दल था वो कौन सा था, कम्युनिस्ट दल थी। कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसको कहा जाता है साम्यवादी दल। तो वहां पे साम्यवादी दल था और आज भी, अभी तक भी जो वहां पे शासन चलता है साम्यवादी दल का ही चलता है। वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वही रूल कर रही है। अब ये जो एक दलीय शासन व्यवस्था है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जो साम्यवादी पार्टी है, ये पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं समाजवाद को अपनाने वाली है। तो इसने समाजवाद की नीतियों को अपनाया है। तो साम्यवादी एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन गणराज्य की स्थापना होती है। कब होती है, 1949 में होती है। के बाद अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र, जितने भी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र के, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा के क्षेत्र हो गए, कोई उद्यम मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कोई बिजनेसेस, भूमि जिनका स्वामित्व
मतलब जिनके मालिक और जिनके संचालन करने वाले जो व्यक्ति है, उन सबको किसके कंट्रोल में ले लिया गया? सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप समझिए कि यहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या है? एक दलीय शासन व्यवस्था की है, मतलब एक ही पार्टी का शासन चलेगा। जैसे ही एक दलीय पार्टी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है, चीन गणराज्य स्थापित होता है, उस समय से जैसे ही जो भी क्षेत्र है, जो भी उद्यम है, जो भी भूमि है, सब कुछ जिन पर अगर कोई निजी व्यक्ति का स्वामित्व है, मतलब उन जगहों का मालिक कोई प्राइवेट व्यक्ति है, या उनको जो संचालन का मतलब जो उनको चलाने का काम कोई व्यक्ति कर रहा है, इंडिविजुअल कर रहा है, कोई कंपनी कर रही है, तो वो सब उनसे छीन करके किसके कंट्रोल में ले लिया गया है? सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया है, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल ले लिया गया है। और सरकारी नियंत्रण में जब आ जाता है तो ऐसी व्यवस्थाओं को हम लोग क्या कहते हैं? समाजवाद वाली व्यवस्था कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर शुरुआत में 1970-72 तक अगर आप देखेंगे तो सोवियत संघ का बड़ा प्रभाव रहता है। यहाँ के जो लीडर रहते हैं माओ, वो बड़े समाजवाद से प्रभावित होते हैं, इसलिए वो समाजवाद को ही अपनाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी की भी अगर आप देखेंगे तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ही चला करती थी, साम्यवादी दल ही चला करती थी, तो यहाँ पर भी साम्यवादी दल ही है। परंतु आज मतलब 1978 के बाद, आफ्टर 1978, कम्युनिस्ट पार्टी तो शासन कर रही है, राजनीतिक रवैया तो वही है कि कम्युनिस्ट पार्टी शासन करेगी, परंतु अब समाजवाद नहीं है, अब पूंजीवाद है। अब वो बहुत ज्यादा हर कंपनी को इनवाइट कर रहे हैं, वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोला है, विशेष आर्थिक क्षेत्र खोला है कि यहाँ पर कंपनी आएगी, इन्वेस्ट करेंगी और वो विश्व में सामान बेचा ही जाएगा। मतलब बहुत बड़ी इकोनॉमी अब चाइना अपनी खड़ी कर चुका है। और अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, तो ये चीज आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, या आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब देखिए, अब हर चीज को बड़े ध्यान से समझते हुए चलिएगा। 1949 में चीनी गणराज्य की स्थापना होती है, ठीक है। और 1958 में एक अभियान चलाया जाता है जिसका नाम क्या है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। क्या नाम है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब यहां से दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो यह बनता है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो अभियान है ये कब चलाया गया था? 1958 में। एक सवाल इसमें यह भी बन सकता है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो अभियान है ये कौन से देश में चलाया गया था? तो चाइना में। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य सवाल बन सकता है वो ये बन सकता है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो अभियान शुरू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य या इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना। मतलब बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पे क्या है? उद्योग बनाना, खूब ज्यादा देश में उद्योग बनाना, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री ये खड़ी करना। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब सरकार यहाँ पे क्या चाहती थी? सरकार ये चाहती थी कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें? उद्योग लगा लें। और ये जो उद्योग लगाए, सरकार के द्वारा लगाया जाए या लोगों के द्वारा लगाया जाए, पर उन पर कंट्रोल जो होगा वो सरकार का होगा। जब हम ज्यादा उद्योग लगा लेंगे, मतलब जो हमारे देश की जो भी आवश्यकता है उन वस्तुओं का हम ही निर्माण कर लेंगे, तो हमें बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा। मतलब देखिए, हम दो ही काम कर सकते हैं ना, या तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं, बाहर से मंगवा सकते हैं, या हम उसका खुद प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेल्फ जो प्रोडक्शन है वो हम लोग कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप वो चीज नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मंगवानी पड़ेगी। और यहां पर अगर मंगवाओगे तो आपके पास इतनी फॉरेन करेंसी रहती नहीं है जो समाजवाद की नीति को अपनाते हैं। तो यहां पर इन्होंने सोचा कि हम सेल्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं, और सेल्फ प्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग हो। तो इसलिए चीन की सरकार ने क्या बोला? हर व्यक्ति को बोला कि आपके घरों के जो पीछे जगह है, ठीक है, उन जगहों में आप क्या करें? छोटे मोटे जो भी उद्योग शुरू करना चाहते हैं वो उद्योग शुरू करें, उद्योग लगाने का काम करें। तो 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान चाइना में चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण, यही उसका उद्देश्य था। और इसके लिए सरकार ने क्या करा कि हर व्यक्ति को बोला, लोगों को बोला कि अपने घर के पिछवाड़े में अगर जगह है तो उद्योग लगाने का काम वहां पर करे सरकार। ये जैसे लोगों को काम करते हुए यहां पर दर्शाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए गए। कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। 1958 में 26,000 कम्यून थे, जिनमें प्राय समस्त कृषक शामिल थे। देखिए, अब एक चीज को देखिएगा, कहीं पर भी, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी देश हो, जनरली क्या होता है, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में हमारे क्या आता है बच्चों?
अर्थव्यवस्था में क्या आता है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्र है, ये जो तीनों क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों में जो उत्पादन हो रहा है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसका जो टोटल होता है वो हम क्या कह देते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी इकोनॉमी है। अब अगर इस अर्थव्यवस्था में देखें तो मेजरली जो बातें आती हैं, एक कृषि की बात आती है, एग्रीकल्चर, और दूसरी जो बात आती है वो है उद्योग की, या जिसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। देखिए अब जो कृषि है ना, कृषि के लिए क्या होता है, जमीनें चाहिए, जमीन जो है वो उपजाऊ चाहिए, मेहनत करने वाले जो लोग हैं, जो जिन्हें हम किसान कहते हैं, वो चाहिए। तो जनरली ये वाली जो विशेषता है ना, चाहे किसी भी देश में चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेगी, जहां पर मिट्टी भी होगी, मिट्टी उपजाऊ भी होगी, और मेहनत करने वाले जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि हम जिनको किसान कह रहे हैं, वो किसान भी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिलेंगे, रूरल एरिया में ही देखने को मिलेंगे। तो जनरली जो एग्रीकल्चर होता है वो कहां पर होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। और अगर उद्योगों की बात करी जाए तो उद्योग जनरली कहां पे लगते हैं, शहरों में लगते हैं। अर्बन जो एरिया होता है, उन अर्बन एरियाज में क्या लगाए जाते हैं, उद्योग लगाए जाते हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज में क्या होता है, उद्योग लगते हैं। तो अब कृषि जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है, उद्योग शहरी क्षेत्रों में हो रहे हैं। तो अब यहां पे देखो ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए गए, कम्यून प्रारंभ किए गए। कम्यून क्या है, कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। अब अगर आपसे पूछ ले कम्यून पद्धति या कम्यून सिस्टम क्या होता है, कम्यून सिस्टम का मतलब होता है जहां पे लोग सामूहिक रूप से खेती करते हैं। सामूहिक रूप से खेती करने का मतलब क्या है, जैसे जब सोवियत संघ था तो सोवियत संघ के जो प्रथम लीडर थे 1918 से लेकर करके 1924 तक लेनिन थे। लेनिन के बाद जो वहाँ के लीडर बने वो बने जोसेफ स्टालिन। और जोसेफ स्टालिन के लिए कहा जाता है कि हिटलर था, वही हिटलर जिसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है, उस हिटलर से भी बड़ा तानाशाह था। और जितना लोगों को हिटलर ने नहीं मारा, जितना लोगों को नुकसान हिटलर ने नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा जोसेफ स्टालिन ने पहुंचाया था। इस स्टालिन ने की पर एक बड़ी विशेषता यह थी कि इसने सोवियत संघ को बड़ा ताकतवर और बड़ा मजबूत बना दिया था। तो उस समय जोसेफ स्टालिन ने भी क्या करा था, जोसेफ स्टालिन ने भी यही करा था कि जैसे ये किसान का खेत है, 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 ठीक है। अब यहां पर देखो तो ये किसान अपनी मर्जी से कुछ फसल उगा रहा है, थोड़ा बहुत हो जाता है, यहां से थोड़ा बहुत। तो अब जोसेफ स्टालिन ने ये देखा कि भाई तुम बहुत कम उगता है, जैसे तुम्हारी आवश्यकता पूरी होती है, तुम बहुत कम। तो उसने क्या करा कि ये पूरा सब हटा कर केवल ये एक है, और अब तुम सब मिलकर के इस पे खेती करोगे, और क्या उगाना है क्या नहीं उगाना है ये आपको सरकार बताएगी। देश में किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है वो हम आपको बताएंगे। तो ये जो कम्यून सिस्टम है वो ये है कि सामूहिक रूप से पूरा एक समूह बना करके, हम पूरा एक ग्रुप बना करके क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। हम एक एक इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल नहीं कर रहा। अब ये पूरा खेत है, इस पूरे खेत पे क्या है कि आप खेती करेंगे और मिलकर के करेंगे, और इस पे जो कंट्रोल है वो किसका है, सरकार का है। ये जो जमीनें हैं, जमीनें आपको सिर्फ और सिर्फ उत्पादन करने के लिए दी जा रही है, आपकी खुद की जमीनें नहीं है, ये सरकार की ही है। तो कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे, सामूहिक रूप से खेती कर रहे हैं। 1958 में, 1958 में, अब देखो 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट भी चलाया गया है। उसके तहत उद्योगों को बढ़ाने की बात हो रही है, और कृषि को बढ़ाने के लिए क्या करा गया है, कम्यून सिस्टम अपनाया गया है। तो 26,000 कम्यून थे, जिसमें ज्यादातर कौन थे, कृषक या किसान शामिल थे, ठीक है। तो एक तरफ तो अब आप यहां पे देखिएगा, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो इसमें कृषि को बढ़ाने के लिए कौन सा सिस्टम अपनाया है, कम्यून सिस्टम अपनाया है। और यहां पर जो है शहरों में इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए क्या अपनाया है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अपनाया है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो अभियान है वो अपनाया है। तो दोनों को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। अब यही चीज आप भारत में देखो, भारत की सरकारों ने भी क्या करा, कृषि में बढ़ावा देने के लिए भी काम करा, उद्योगों को बढ़ाने के लिए भी काम करा। शुरुआत से जो पंचवर्षीय योजना है उसमें कृषि के स्तर सुधारना, उद्योगों के स्तर सुधारना, दोनों पे सरकारें काम कर रही थी। तो वही काम यहां पर देख लीजिए चाइना भी कर रहा है। GLF, ठीक है, GLF मतलब ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान में
अनेक समस्याएं आई, भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग मारे गए। अब देखो जीएलएफ जो अभियान है उसमें अनेक समस्याएं आई। समस्याएं क्या आई? भयंकर सूखे से चीन में तबाही मचा दी। अब क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि भैया आप लोग अपने जो घर के पीछे जगह है उस जगह पे क्या करो, उद्योग लगाओ और करो, ठीक है। परंतु खेती बाड़ी है वो इतना सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाया, तो काफी भयंकर सूखा आ गया, काफी लोग चीन में तबाही मच गई और 30 मिलियन लोग मारे गए। 30 मिलियन लोगों का मतलब क्या है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये 30 इंटू 10 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे हो गया 3 करोड़ लोग बेटा, ठीक है। तो वहां चीन के 3 करोड़ लोग मारे गए। जब रूस और चीन के बीच संघर्ष हुआ तब रूस ने अपने विशेषज्ञों को वापस बुला लिया जिन्हें औद्योगिकरण प्रक्रिया के दौरान सहायता करने के लिए चीन भेजा गया था। अब देखिए रूस और चीन के बीच में पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी। क्या थी? बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड गुड फ्रेंड वाली फ्रेंडशिप थी। और इसी चक्कर में क्या हुआ कि रूस के कहने पर चीन ने क्या हुआ कि साम्यवाद और समाजवाद को अपना लिया। रूस के प्रभाव में, सोवियत संघ के प्रभाव में ही साम्यवाद और समाजवाद अपनाया गया। परंतु फिर रूस और चीन के बीच में क्या थोड़ा सा संघर्ष हो जाता है। ये संघर्ष आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। जब रूस और चीन के बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। अब संघर्ष हो गया मतलब दुश्मनी हो गई रूस और चीन के बीच में। तो पहले जब तक दोस्ती थी तब तक क्या करा रूस ने? वहां पर चाइना में लोगों को भेजा है, चाइना में लोगों को भेजा, औद्योगिकरण प्रक्रिया के दौरान सहायता करने के लिए चीन भेजा गया है। ओके, चीन भेजा गया, तो औद्योगिकरण प्रक्रिया के दौरान सहायता करने के लिए चीन भेजा गया। अब रूस और चीन के बीच में जैसे ही संघर्ष शुरू होता है तो रूस उन सारे लोगों को वापस रशिया बुला लेता है जिन लोगों को चाइना की मदद करने के लिए भेजा गया था, ठीक है। क्योंकि रशिया और चाइना इन दोनों में पहले फ्रेंडशिप थी। अब चाइना ने जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट चलाया और वहां पे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती थी तो रशिया ने कुछ ऐसे लोगों को भेजा जो औद्योगिकरण में स्पेशलाइज थे कि किस प्रकार से औद्योगिकरण होना चाहिए, कैसे इंडस्ट्रीज बननी चाहिए। उन लोगों को वहां भेजा कि आप चाइना की मदद करो क्योंकि अपना फ्रेंड है। परंतु जब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा हो जाने से क्या है, यहाँ पे जिन भी लोगों को भेजा गया रशिया ने वापस बुला लिया। मतलब चीन को इससे बड़ा झटका लग जाता है और चीन को इसका नुकसान देखना पड़ता है। 1965 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया। 1966 से 76 छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया। अब 1965 में, ठीक है, 1965 में जो वहां के लीडर हैं माओ, उन्होंने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया। सर्वहारा वर्ग क्या होता है बच्चों? देखिए जो यह है सर्वहारा लिखा हुआ है, सर्वहारा वर्ग, देखो इसको अपन जैसे मैं आपको आसान भाषा में भी समझाऊंगा। सर्वहारा वर्ग में कौन आता है? जो मजदूर हैं, किसान हैं, देश के गरीब हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं। अब आप बड़े अच्छे से, जब समाजवाद पूंजीवाद मैंने आपको पढ़ाया था शुरुआत के अध्यायों में, तब मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि समाजवाद जो विचारधारा रही वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा में से है। और उन्होंने जो ये एक बात कही कि पूंजीवाद जो है वो अमीरों की विचारधारा है, पूंजीवाद जो है वो मालिकों की विचारधारा है और वो कभी भी मजदूर के लिए, गरीब के लिए, इन लोगों के लिए नहीं सोचते हैं। तो इसलिए सर्वहारा मतलब क्या है? एक प्रकार से जो सबसे हार गया, ठीक है। सर्वहारा मतलब जो सबसे हार गया। सबसे मतलब कौन हारता है? गरीब ही हारता है। गरीब, और गरीब कौन होता है? जो मजदूर होता है, किसान होता है, ये गरीब होता है। तो वो सर्वहारा वर्ग होता है। तो महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति आरंभ करी 66 से 76। छात्रों को, स्टूडेंट्स को और जो विशेषज्ञ हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया कि भाई आप गांवों में जाओ, वहां पे काम करो और अध्ययन करो कि किस प्रकार से हम और भी बेहतर कर सकते हैं। संप्रति चीन में जो तेज औद्योगिक संवृद्धि हो रही है उसकी जड़ें 1978 में लागू किए गए सुधारों में खोजी जा सकती है। पर देखिए आज जो तेज औद्योगिक संवृद्धि हो रही है, मतलब आज चीन इतना ताकतवर हो चुका है कि वो अमेरिका को टक्कर देने के लिए खड़ा है, ठीक है। आज चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम से कम 15 से 16% के आसपास जीडीपी ग्रोथ है। तो जो आज आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है चाइना की, आज चाइना अमेरिका तक को आग दिखाने का काम आज चाइना कर रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन बनी है, ये कंडीशन कब बनी है? 1978 में आर्थिक सुधार चाइना ने करे। 1978 में आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना ने करे, जैसे हम लोगों ने 1991 में जाके कर गए, चाइना ने 1978 में करे। एक्चुअल में क्या है कि 1970 के बाद चाइना और रूस के थोड़े से या सोवियत संघ के संबंध थोड़े से ठीक नहीं होते। और जैसे आप सभी को पता है कि 1945 से 91 के बीच में शीत युद्ध चल रहा था,
और उस समय सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में बिल्कुल झड़प थी और दोनों के बीच में वैचारिक जो आंदोलन है वो भी था। अमेरिका पूंजीवाद को समर्थन करने वाला था और वो लोग समाजवाद को समर्थन करने वाले थे। तो जब चाइना के साथ दोस्ती होती है तो चाइना भी उसको समाजवाद को अपना लेता है, परंतु जब 1970 के बाद थोड़े से रिश्ते खराब होते हैं तो अमेरिका उसका फायदा उठाता है, चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाता है और चाइना को मोटिवेट करता है पूंजीवाद को अपनाने के लिए। इसलिए 1978 में आकर करके चाइना अपनी पॉलिसियों को चेंज कर लेता है। सिर्फ ये कारण नहीं है कि अमेरिका का हस्तक्षेप था, इसके अलावा यह भी था कि जितना चाइना ने सोचा था कि समाजवाद हमें लाभान्वित करेगा उतना चाइना को लाभान्वित नहीं हुआ है। इसलिए चाइना ने सोचा अब समय आ चुका है कि हम मॉडल को बदल दें, मॉडल को चेंज कर दें। तो हमसे बहुत पहले मतलब 1978 में ही लोगों ने आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर लिए और उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर करके चीन आगे पहुंच गया। तो जो 1978 में लागू किए गए सुधार है उन्हीं में खोजी जा सकती है। चीन में सुधार चरणों में शुरू किया गया है, ठीक है। अब जो चीन में जो भी सुधार हुए वो चरण में हुए। चरण का मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप क्या है, ऐसा एक साथ नहीं कि हाँ भैया सब कुछ सरकार के कंट्रोल में, आज से सब कुछ सरकार के कंट्रोल से बाहर है और जो सब कुछ है प्राइवेट वाले संभालेंगे, ऐसा नहीं। बिल्कुल पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं छोड़ा है, पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं छोड़ा है, वो धीरे धीरे करके। जैसे पहले मान लो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा लोगों को छूट देंगे, आप अपने हिसाब से करो, फिर धीरे धीरे उद्योगों को करा है। तो चरण बाय चरण करा है, स्टेप बाय स्टेप जिसे हम लोग कहते हैं वो करा है। ऐसा नहीं कि एक साथ सब कुछ छोड़ दिया, नहीं। प्रारंभिक चरण में तो सबसे पहले क्या करा, कृषि, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्रों में सुधार किए गए। तो सबसे पहले तो क्या करा गया, कृषि में सुधार किया गया। कृषि के सुधार में क्या होगा कि अब जो सामूहिक खेती हो रही थी, जो कम्युन सिस्टम से हो रही थी, उसको हटा कर करके इंडिविजुअली छूट दी जाएगी। विदेशी व्यापार में अब जब तक ये लोग समाजवाद थे, जब तक कि इनके पास इतना व्यापार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये अपनी इकोनॉमी है उसको क्लोज रखते थे और जो भी व्यापार करते थे सिर्फ और सिर्फ समाजवाद और साम्यवादी वाले देशों से ही करते थे। इतनी फॉरेन करेंसी इन लोगों के पास नहीं थी। तो इसलिए इन्होंने क्या सोचा कि भैया अब अपन को विदेशी व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे जो देशों से खरीदना भी है और उनको बेचना भी है। इसलिए जो यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की दर्शाई गई है कि हमारा खरीद भी रहे हैं और हम लोग बेच भी रहे हैं। विदेशी व्यापार और निवेश के जो क्षेत्र हैं उनमें सुधार किया गया। निवेश का मतलब क्या है कि यहाँ पे देश में जो पैसा खर्च करा जा रहा है, विदेशों के द्वारा जो पैसा लगाया जा रहा है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बाहर से कंपनियों को इनवाइट करा गया कि आप यहाँ पर आइए और जो अपना पैसा है वो इन्वेस्ट करिए, पैसा यहाँ पर लगाइए। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में कम्युन भूमि को छोटे छोटे में बांट दिया गया, जिन्हें अलग अलग को आवंटित किया गया प्रयोग के लिए, न कि स्वामित्व के लिए। अब देखो पहले क्या था, जो छोटी छोटी भूमि थी उनको एक कर करके सामूहिक रूप से खेती कराएगी। यहां पर आप बड़े ध्यान से समझिएगा, एक मॉडल माओ का मॉडल है जहां पर वो समाजवाद को अपना रहे हैं, और एक बाद में माओ के बाद का मॉडल है जो कि 1978 में आ रहा है। ठीक है, तो माओ के मॉडल में तो क्या था, छोटी छोटी जमीनों को जोड़ करके सामूहिक खेती कराई जा रही थी, परंतु अब 1978 वाले मॉडल में क्या था, जो कम्युन भूमि है इस कम्युन भूमि को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया और इन पर अलग अलग उन लोगों को आवंटित कर दिया कि हाँ साहब ये इतनी भूमि आपकी, इतनी आपकी, इतनी आपकी, और ये प्रयोग के लिए है ना कि स्वामित्व के लिए। अब भी सरकार ने ये बोला है कि इसमें सिर्फ आपको प्रयोग करना है, आप इस पे उगाओ और बेचो, परंतु इसको अपना मत समझ लेना। मालिकाना हक आपका नहीं, मालिकाना हक तो सरकार का ही रहेगा। वे प्रकल्पित कर देने के बाद भूमि से होने वाली समस्त आय को अपने पास रख सकते थे, और फिर जब भी वो कुछ भी उस पर उत्पादन कर लेते हैं और उसको बेचने के बाद जो भी उनको आय होती है वो समस्त आय को अपने पास रख सकते हैं। बाद के चरण में, अब सबसे पहले चरण में उन्होंने क्या करा, कृषि में सुधार करने का काम करा, विदेश व्यापार में और निवेश के क्षेत्र में। तो अब कृषि में तो उन्होंने सुधार क्या करा है कि जो कम्युन वाली भूमि है उसको बांट कर करके उत्पादन करने के लिए कह दिया गया, और जो भी उत्पादन से आय प्राप्त होती है वो किसानों की हो जाएगी। अब दूसरे चरण में क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार आरंभ किए गए। ठीक है, औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें सुधार आरंभ किए गए। सामान्य, नगरीय तथा ग्रामीण उद्यमों की निजी क्षेत्र की उन फर्मों को वस्तु उत्पादित करने की अनुमति दी जो स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के अधीन थे। देखो अब सबसे पहले क्या है, सामान्य लोग, नगरीय लोग और ग्रामीण लोग, उन उद्यमों की निजी क्षेत्र की उन फर्मों को वस्तु उत्पादित करने की अनुमति दे दी। मतलब ऐसी फर्म, ऐसी कंपनियों को वस्तुएं उत्पादित करने की अनुमति दे दी जो कि स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के अधीन है। मतलब वहीं के लोग, उसी ग्रामीण क्षेत्र के, उसी शहरी क्षेत्र के कोई लोग हैं जो खुद की कोई कंपनियां या वो चला रहे हैं, तो उनको इस बात की परमिशन दी गई कि आप उन्हीं वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करें जो लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार है, तो स्वामित्व और संचालन के अधीन थे। इस अवस्था में उद्यमों को जिन पर सरकार का स्वामित्व होता, जिन्हें राज्य के उद्यम SOE के नाम से जाना जाता था,
और जिन्हें हम भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहते हैं, उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अब इस अवस्था से क्या हुआ कि जिन पर सरकार का स्वामित्व था उनको क्या है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का सामना करना पड़ा। जो सरकार के उद्योग थे, अब देखिए ये पूरा सिस्टम आप जैसे इंडिया वाला अगर आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जब 1991 में एलपीजी आई तो उसमें यही बात कही गई थी कि जो भारत के उद्योग है क्या वो बाहर की कंपनियों के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे, क्या भारत में अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अपना उद्योग खोलता है तो क्या उससे सरकार के उद्योग कॉम्पीट कर पाएंगे। तो वही बात यहां पर है। सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू थी। इसका अर्थ है कि कीमत का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर दोहरी कीमत मतलब दो प्रकार से वहां पे क्या हो रहा था, कीमत का निर्धारण हो रहा था। किसानों और औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आगतों एवं निर्गतों की निर्धारित मात्राएं खरीदेंगे और बेचेंगे और शेष वस्तुएं बाजार कीमतों पर खरीदी और बेची जाती थी। अब देखिए, किसानों और औद्योगिक इकाइयों से क्या अपेक्षा की जा रही है, किसान और जो औद्योगिक इकाई मतलब जितने भी इंडस्ट्री यूनिट है उनसे ये कि सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई कीमत है उनके आधार पर आगत एवं निर्गतों की निर्धारित मात्रा खरीदेंगे और बेचेंगे। बड़ा ध्यान से सुनना, ये जो कहा गया दोहरी कीमत निर्धारण मतलब दो बार कीमत निर्धारित होगी। पहली बात तो ये समझो कि आगत और निर्गत क्या होता है। देखिए, जब हम कहते हैं उत्पादन या प्रोडक्शन, तो उत्पादन का मतलब क्या होता है कि किसी भी उत्पादन का मतलब क्या है कि कच्चे माल को अंतिम वस्तु में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। जैसे आज कॉटन की शर्ट बना रहे हैं तो कॉटन की शर्ट के लिए क्या चाहिए, कॉटन, कपास, रुई चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो मशीनें हैं, सब कुछ है, ये सब कुछ का प्रयोग कर करके क्या बनाई जा रही है, कॉटन की शर्ट बनाई जा रही है। जो आपके पास पूरा प्रोडक्ट बनकर के आ रहा है फाइनल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत कहते हैं, या इंग्लिश में आउटपुट कहा जाता है। और इसको बनाने के लिए जो कुछ भी लग रहा है वो सब कुछ क्या है, इनपुट है। भाई लेबर लगा रहे हो वो भी है, कच्चा माल लगा रहे हो वो भी है, सब कुछ है। तो इन्होंने क्या कहा कि किसान और औद्योगिक क्षेत्र किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए जो भी आगत होंगे वो तो सरकार जो मात्रा तय कर रही है उसी पे खरीदेंगे और उसी पे बेचेंगे। अगर कोई आगत खरीद रहे हैं तो जो सरकार ने तय मात्रा करी उसी पे खरीदेंगे, और जो अपना आउटपुट बेच रहे हैं वो उसी पे बेचेंगे जितना कि सरकार ने बोला है। इसके बाद क्या है, जो शेष वस्तुएं हैं जो बाजार कीमतों पर खरीदी और बेची जाती थी, और इनके अलावा कोई वस्तुएं हैं तो वो बाजार कीमतों पर खरीदी जाएगी और बेची जाएगी, मतलब उसकी तय बाजार करेगा। गत वर्षों के दौरान उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बाजार में बेची और खरीदी गई वस्तुओं या आगतों के अनुपात में भी वृद्धि हुई। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। अब उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि होती गई तो जो मार्केट में जो वस्तुएं बेची और खरीदी जा रही है उसमें भी वृद्धि हुई है। ठीक है, और विदेशी निवेशकों को, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करा गया, विशेष आर्थिक क्षेत्र खोले गए जिनको शॉर्ट में सेज कहा जाता है और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो खोले गए। इसमें ये बोला गया, जैसे मान लीजिए कुछ एरियाज है, जैसे मान लीजिए ये चाइना का ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल जो जमीनें हैं वो इसीलिए पर्पज में रखी गई कि कोई बाहर की कंपनी आए, वो यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाए, इंडस्ट्री लगाए और वो उत्पादन करे, और जो वो यहाँ से उत्पादन करेगी वो उत्पादन बाहर दुनिया को बेचने के लिए होगा, एक्सपोर्ट करने के लिए होगा। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचेंगे तभी हमारे पास इनकम आएगी और तभी उसी से हमारे देश का जो स्तर है वो सुधरेगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोले गए। ये कहानी थी पूरी चाइना की। ठीक है, और भी आगे आगे जैसे जैसे आप आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो चाइना की कहानी और पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई विभिन्न आर्थिक नीतियों पर विचार करते हुए आप ये देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक समानताएं। तो पूरी 2 कॉपी करिए पाकिस्तान ने। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान की नीतियों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो देखेंगे कि दोनों के बीच में काफी समानताएं, सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज तो तीनों ही देशों की नीतियों में रही है। ठीक है, शुरुआती दौर में चाइना भी समाजवादी नीति अपना रहा है, पंचवर्षीय योजना अपना रहा है, ये सब। पाकिस्तान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया गया है। तो पाकिस्तान में क्या अपनाई गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई, जहां पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व रहेगा, दोनों मिलकर करके काम करेगी। 1950 और 60 के दशकों के अंत में पाकिस्तान के अनेक प्रकार की नियंत्रित नीतियों का प्रारूप लागू किया गया। उद्योगों पर आधारित आयात प्रतिस्थापन, देखिए अब 1950-60 के जो दशक है उसके अंत में पाकिस्तान ने अनेक प्रकार की नीतियों को प्रारूप लागू किया, मतलब उनको शुरू किया, ड्राफ्ट किया। अब उद्योगों पर आधारित आयात प्रतिस्थापन, बड़े ध्यान से समझना, आयात प्रतिस्थापन को बोला जाता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन।
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि यहां पर जैसे आज 2 पेन रखे हुए हैं और मैं इस वाले पेन की जगह जो दूसरा पेन है उसको इस्तेमाल करने लग जाऊं, तो इस पेन की जगह मैंने इस पेन की जगह इसको प्रतिस्थापित कर दिया, उसको हटा दिया, मतलब रिप्लेस कर देते हैं ना हम लोग। जैसे मान लीजिए मैं इस टी शर्ट को हटा करके दूसरी टी शर्ट पहने तो मैंने रिप्लेस कर दिया इस टी शर्ट की जगह। तो इन्होंने क्या कहा, आयात प्रतिस्थापन। तो आयात को रिप्लेस करना है, आयात को हटाना है, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर से मंगवा रहे हैं वो नहीं मंगवाना। फिर मतलब क्या करना है कि घर में बनाना है, मतलब उद्योग ज्यादा लगाओ और अपने सामान खुद बनाओ जिससे हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़े। जो चाइना का था वैसा ही यहाँ पर नीति है। उक्त नीति में उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण करना तथा प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण करना शामिल था। अब इस ऊपर वाली नीति के तहत उपभोक्ता जो जितनी भी वस्तुएं, ऐसी वस्तु जिनका इस्तेमाल कंज्यूमर करता है, उनके विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण करना, मतलब जो टैरिफ लगते हैं वो बात हो रही है, और प्रतिस्पर्धा जो आयात है, आयातों पर आयात नियंत्रण कंट्रोल लगाना। हरित क्रांति के आने से यंत्रीकरण का युग शुरू हुआ और चुनिंदा क्षेत्रों की आधारिक संरचना में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नों में के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। इसके कारण कृषि भूमि संबंधी संरचना में नाटकीय ढंग से परिवर्तन हुआ है। तो जब हरित क्रांति आती है तो वहाँ यंत्रीकरण होता है, ठीक है, जो नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं वो आ जाती हैं। 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। अब पूंजीगत वस्तुएं देखिए, वस्तुएं जैसे 2 प्रकार की है, एक उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुओं का मतलब यह है कि ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग उपभोक्ता करता है, कंज्यूमर करता है। जैसे आज मान लीजिए शर्ट है, टी शर्ट है, पेन है, इनका प्रयोग अपन यूज कर रहे हैं। परंतु पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, इन वस्तुओं को बनाने के लिए जो वस्तुएं चाहिए उनको बनाने वाली जो वस्तुएं हैं वो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं, वो उनको पूंजीगत वस्तु कहलाती है। जैसे मान लीजिए आज शर्ट, टी शर्ट या जो भी सामान बनकर के आ रहा है उसको बनाने के लिए कोई मशीन चाहिए, तो अब कोई मशीन भी तो कोई कंपनी बना रही होगी। तो ऐसी जो पूंजीगत वस्तु हैं जिनसे कि किसी ना किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, ऐसी वस्तु बनाने वाली कंपनियों का भी क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान ने 1970 और 80 के दशकों के अंत में अपनी नीति उस समय बदल दी जब राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जा रहा था और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा था। अब 1970-80 के दशक के अंत में उस समय नीति बदल दी गई जब राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जा रहा था, ठीक है, कि सरकार ज्यादा अपने कंट्रोल में ले रही है और एक तरफ निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जा रहा था। इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और मध्य पूर्व देशों को जाने वाले प्रवासियों से निरंतर पैसा मिला। इससे देश की आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। और उस समय पश्चिमी जो राष्ट्र है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां से भी अच्छी खासी वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प मिली सरकार को। और मध्य पूर्व वाले जो देश हैं, उन देशों में जो जाने वाले जो भी प्रवासी होते थे, इस रास्ते से कोई निकला करते थे, तो वहां से भी उनको पैसा मिल जाया करता था। तत्कालीन सरकार ने निजी क्षेत्र को और भी प्रोत्साहन प्रदान किए। इन सब के कारण नए विदेशों के लिए अनुकूल वातावरण बना, तो और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया है, मोटिवेट करा गया है, जिससे कि और भी ज्यादा जो कंडीशन है वो अब ठीक हुई है निवेशों के मामले में। 1988 में देश में सुधार शुरू किए गए। अब इन्होंने कब सुधार शुरू कर दिए, 1988 में। 1978 में किसने कर दिए थे, चाइना ने कर दिए थे। चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों की संक्षिप्त रूपरेखा का अध्ययन करने के बाद आइए अब हम भारत, चीन और पाकिस्तान के कुछ विकास संकेतकों की तुलना करेंगे। तो देखिए, अब आपने पूरी किताब में भारत के बारे में पढ़ लिया, आज आपने चीन और पाकिस्तान की जो बात है वो पढ़ लिया। अब इन तीनों के बीच में, भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में कुछ विकास संकेतों का, कुछ जो विकास के संकेत होते हैं, ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं डेवलपमेंट के, उनके ऊपर तुलना करेंगे कि भारत की क्या स्थिति है, चाइना की और पाकिस्तान की क्या स्थिति है, ठीक है। वो जो हम करेंगे वो आगे के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।